नमस्कार, कालका से समालखा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार में। चुनावी दौरे को लेकर के सीएम नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने करनाल के सराफा बाजार में पहुंचकर व्यापारी और सराफों से मुलाकात की। यानी कि यहाँ पर उन्होंने व्यापारियों और सराफों से मुलाकात की और इस दौरान लोगों ने जोरदार स्वागत उनका किया। उनसे मिलते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी सदर बाजार में बीजेपी के उम्मीदवार बंतो कटारिया के पक्ष में आयोजित किए गए रोड शो के दौरान लोगों से वोटों की अपील की। अनिल विज ने निकलसन रोड स्थित पार्टी कार्यालय में डोर टू डोर प्रचार की शुरुआत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ की, जो डीसी रोड पर मुख्य सदर बाजार, पंसारी बाजार, दाल बाजार और अन्य स्थानों से होते हुए वापस निकलसन रोड पर संपन्न हुआ। वहीं बाजारों में फूल मालाएं पहनाकर पूर्व मंत्री अनिल विज का स्वागत किया गया। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि बीजेपी को लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी के निशान कमल पर वोट देने का पूरा आश्वासन लोगों द्वारा दिया जा रहा है। बात यह है, हुड्डा साहब का पसीना और कांग्रेसियों का पसीना सारा देश देख चुका कि क्या काम करके इनको ये पसीना इनको पैदा किया अपने अंदर। कितने स्कैम हैं, हुड्डा साहब बताए ना कांग्रेसियों को। सारे देश में जो स्कैम हुए हैं, हरियाणा में जो स्कैम हुए हैं, बताए किस बात का केस चल रहा है इनके ऊपर। और तीसरी बार भी हरियाणा की बीजेपी सरकार में अल्पमत में आने को लेकर के दिग्विजय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने बयान में क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। हिसाब से देखें तो 40 में से पहले तो माइनस करो रणजीत सिंह जी का, जो 41वां जो विधायक थे वो तो माइनस हो गए। फिर मनोहर लाल जी का, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अब अगर जोड़ तोड़ बिठाया जाए 88 लोगों की विधानसभा में, तो साधारण भाषा में ये आज की बीजेपी की सरकार अल्पमत में चली गई। और यही बयान दिया है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने। अल्पमत में जब कोई सरकार चली जाती है तो नेता प्रतिपक्ष की एक जिम्मेवारी है कि वो उसके खिलाफ गवर्नर से मिले, महामहिम से मिले। अल्पमत की सरकार कोई भी कैबिनेट का फैसला नहीं ले सकती। और आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि अल्पमत में हरियाणा की बीजेपी सरकार नैतिक आधार पर इस्तीफा दे। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास पहले ही हरियाणा सरकार खो चुकी है, बहुमत खो चुकी है। सरकार को मुख्यमंत्री और मंत्री पद पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अल्पमत के अंदर आ चुकी है। नैतिक आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए। मैं हरियाणा के गवर्नर से अनुरोध करता हूं कि सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें। यहां पे तुरंत प्रभाव से हरियाणा विधानसभा के चुनाव कराए जाए। जो बहुमत खो चुकी सरकार को अब मंत्री मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं बनता। चंद दिन पहले इन्होंने अपनी पोजीशन को देखते हुए अपनी हार को स्वीकार किया था, अपने मुख्यमंत्री को, अपने उप मुख्यमंत्री को बदला था। और हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने को लेकर बयान दिया है। स्पीकर ने कहा है, जो स्थिति विधायकों की थी वो अभी भी है। मुझे टीवी चैनल और अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली है, मगर लिखित में कोई भी जानकारी नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि फिलहाल बीजेपी के विधायकों की संख्या 40 है। विधानसभा स्पीकर ने समर्थन देने पर यह कहा कि ये तकनीकी चीजें हैं जिसका निर्णय राज्यपाल साहब करेंगे। देखिए, अभी तक ऑफिशियली मेरे पास किसी भी
घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं है। आप सब साथियों के माध्यम से या कुछ समाचार पत्रों में इस प्रकार की सूचनाएं मिली हैं कि 3 जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का निर्णय किया। इसके अलावा मेरे पास कोई और जानकारी नहीं। आप आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सर नहीं आई? अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर मेरे पास जानकारी नहीं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन 2.0 के 85 दिन पूरे हो गए हैं। आपको बता दें कि किसानों की रिहाई के लिए रेलवे ट्रैक पर किसान डटे हुए हैं। वहीं किसानों ने बीजेपी प्रत्याशी परनीत कौर के न्यू मोतीबाग पैलेस को घेरने की तैयारी कर ली है। आपको ये भी बता दें कि पंजाब हरियाणा के गांव में बीजेपी नेताओं के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। मैं सरवण सिंह पंदेर झाबुआ मध्य प्रदेश से बोल रहा हूं। पिछले समय जो शेरा गांव पटियाला में था, जहां भाजपा की उम्मीदवार परनीत कौर जी पहुंचे, वहां पर हरविंदर सिंह हरपालपुरा, जिन्होंने धक्का मुक्की की, गाली गलौज की, उनसे जो हमारे किसान सुरिंदर पाल सिंह, उनकी जो मौत हो गई, उनकी अभी लाश अभी हमने मॉर्चरी में लगा रखी है और उनके जो दोषी के ऊपर पर्चा किया गया उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो हमने 2 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया था। तो आज मोतीबाग पटियाला में इकट्ठे होकर जो साबका सीएम पंजाब है और भाजपा की जो अभी टिकट पे चोन लड़ रही महारानी परनीत कौर, उनके घर के सामने आज मोर्चा लगाएगा एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम। तो उनकी तैयारी हो रही है। 12 साढ़े 12 बजे वहां मोर्चा आरंभ हो जाएगा। तो इससे जगह पर सभी पंजाब के लोगों को अधिक से अधिक पहुंचने की अपील कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र जीटी रोड पर सेक्टर 32 में बनी द फ्लावर सिटी में प्लांट लेने वाले सैकड़ों लोगों के साथ धोखाधड़ी हो गई है और कंपनी मूक दर्शक बन रही है। वहीं प्लॉट खरीदने वाले लोगों में भारी रोष देखने को मिला। उन्होंने बताया कि यहां पर ना तो पानी की सुविधा है, ना ही सीवरेज की और ना ही बिजली की सुविधा है, फिर भी धक्के से उनसे ब्याज वसूला जा रहा है। साथ ही लोगों ने बताया कि उन्होंने द फ्लावर सिटी के सारे डिपार्टमेंट की शिकायत दर्ज कराई है। मैं राजेश कुमार और मेरे यहाँ 2 प्लॉट हैं। मैं फ्लावर सिटी में इस टाइम आपके सामने खड़ा हूँ। तो जो भी इन्होंने हमारे को जिस टाइम प्लाट दिए थे, उस टाइम इन्होंने ये बात बोली थी हमारे को कि हम ये आपको प्लाट किस्तों में दे रहे हैं और जैसे ही आपकी किस्त खत्म होती है उससे पहले हम आपको सारे काम करके देंगे। और आज आप यहाँ खड़े हो, देख भी रहे, रोडों की हालत देख रहे हो। कोई इनका एसटीपी वो सामने है जो आपको दिख रहा है, एसटीपी इनका 25% भी आज तक क्लियर नहीं हुआ। और ये पोजेशन क्यों दे रहे ये मेरे को अभी तक नहीं पता चला। पोजेशन देने के लिए इनको एसटीपी कंप्लीट देना पड़ता है और टोटली बाउंड्री वाल इसको पूरी कॉलोनी करके देनी पड़ती है। क्षेत्र 32 जो सेक्टर कुछ क्षेत्र में है बना हुआ, उसमें मेरे 2 प्लाट हैं, C191 और C230। और C230 के सामने खड्डे खोदे पड़े, ना सीवरेज की लाइन है वहाँ पे, ना पानी की लाइन है, ना सड़क बनी हुई है। और मेरे से इन्होंने ब्याज मेरे खाते में रखना शुरू कर दिया, बिना पोजीशन लेटर दिए मेरे को पोजीशन करे, तेरे पोजीशन ले ले। और C191 नंबर प्लाट के अंदर इन्होंने जब मैं पूरी पेमेंट जमा करा दी, उसके बाद जब मैं उसकी स्टेटमेंट मारने गया तो मेरे खाते में ब्याज लगा रखा। मैंने किस बात का, क्योंकि आपका चेक बाद में क्लियर हुआ, इसलिए उसका ब्याज देना पड़ेगा वो भी। दीनदयाल योजना के अंदर बड़े बड़े मोटे अक्षरों में लिखा जाता है कि दीनदयाल योजना में जो टाउनशिप होगी उन पर 5 साल तक मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगती। जब ये एप्लीकेशन निकालते हैं तो उसमें ये भी हाईलाइट करते हैं और ये पोजेशन देते ही मेंटेनेंस चार्ज इन्होंने लगाने शुरू कर दिए, जो कि बिल्कुल सर्वथा अन्याय है, लगा ही नहीं सकते और इसके खिलाफ तो उनको जेल हो जानी चाहिए। तो कोई शिकायत वगैरह दी आपने? कौन सी सिटी बनी? अभी इन्होंने मांगा है मेरे से, अब उनको शिकायत दूंगा। मतलब किस नाम से जगह? ये फ्लावर सिटी है, इसमें मेंटेनेंस चार्जेस 5 साल तक नहीं लगते। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि बेशक विपक्षी दल सरकार के खिलाफ बात कर रही है
यहां पर आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि विपक्षी दल सरकार के खिलाफ कितने भी मंसूबे पाल ले, लेकिन सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूरे 5 साल तक निर्बाध तरीके से चलेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बुधवार को बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के आवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है, तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए घूमते थे। दिक्कतें किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के ऊपर विश्वास करते हैं कांग्रेस के लोग, और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। आज पूरा प्रदेश भी देख रहा है, आज पूरा देश भी देख रहा है इन कांग्रेस के क्रियाकलापों को। जिस प्रकार से ये जनता की इच्छाओं को तो पूरा नहीं कर सकते, जनता के बीच में तो झूठ बोल करके उनको बरगलाने का काम करते हैं, परंतु इस प्रकार से ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि सरकार अल्पमत में है। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती से सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार से बख्शने की जरूरत नहीं है। जो भी भ्रष्टाचारी है, सरकार उनके ऊपर सख्त एक्शन, कड़े से सख्ताई से कार्रवाई करेगी। और फरीदाबाद से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी के बयान पर टेकचंद शर्मा और केआर सिंह रावत ने पलटवार किया है और कहा है कि अभी कांग्रेस ज्वाइन करने का मन नहीं है। कई कांग्रेस प्रत्याशी हवा में ही बातें कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने जनसभा के दौरान टेकचंद शर्मा और केआर सिंह रावत बीजेपी छोड़ कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं प्रेस वार्ता कर केआर सिंह रावत और टेकचंद शर्मा ने महेंद्र प्रताप के बयान का खंडन किया और कहा कि अभी वो बीजेपी में है और भविष्य में जनता से बात कर अपने आगे की रणनीति तैयार करेंगे। ऐसा कोई विचार नहीं है। महेंद्र प्रताप जी ने जो बयान दिया है वो उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। केआर सिंह रावत और पंडित टेकचंद शर्मा जी हमेशा लोगों के बीच की लड़ाई लड़ते और हमने आज तक बगैर लोगों के पूछे कभी ना कोई फैसले लिए ना कोई फैसले लेंगे। आगामी समय में भी हम अपने जो बयान दिया है महेंद्र प्रताप जी ने, हम इन सारी बातों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे कि आने वाले लोकसभा के जो चुनाव है, अभी बीच में 17 दिन का टाइम बाकी है। कोई इतना हमें अपने क्षेत्र में मेहनत करने के लिए केवल 7 दिन की जरूरत है, क्योंकि हम रोजीना लोगों के बीच में रहने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा द्वारा हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग पर बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और फ्लोर टेस्ट में ही ये पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है। डॉक्टर अरविंद शर्मा अपने बादली हलके के चुनावी दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सांसद ने कहा कि हरियाणा में नायब सैनी सरकार पहले अपना कार्यकाल पूरा करेगी और उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे। फिलहाल सरकार के पास अपना पूर्ण बहुमत है। 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा हरियाणा की बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को अपना समर्थन दिए जाने के सवाल का जवाब देते हुए अरविंद शर्मा ने कहा कि इन 3 विधायकों को यह पता चल चुका था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा से इनको टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए इन्होंने विरोध का रास्ता चुना और अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को देने का फैसला किया। और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने लालू यादव के बयान का विरोध किया है। आपको बता दें कि लालू यादव ने देश में मुस्लिम समाज को आरक्षण दिए जाने का समर्थन किया है।
जिसे लेकर के ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि लालू यादव ही नहीं बल्कि इससे पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह भी ठीक इसी प्रकार का बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र को देख लिया जाए तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने बहुसंख्यक समाज का पूरी तरह से विरोध किया है और अपने घोषणा पत्र को अल्पसंख्यक समाज के लिए समर्पित किया है। इसी के साथ ही आपको बता दें, कर्नाटक सरकार की तरफ से मुस्लिम समाज को आरक्षण दिए जाने के सवाल का जवाब देते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि मुस्लिम समाज के वोट बैंक के लिए इंडिया गठबंधन के नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। और कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश नारनौंद के दीप पैलेस में सरपंच एसोसिएशन की तरफ से आयोजित समर्थन कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव की छोटी सरकार के मालिक सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज हैं। उन्होंने बताया कि सरपंच सरकार को छोड़कर उनकी नीतियों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद करता हूं और मैं तो ये कहता हूं, सरपंच हो, पंच हो, जो भी जनप्रतिनिधि होता है, जो जनप्रतिनिधियों का अपमान करेगा उनका हर्ष इसी तरीका का होना चाहिए। देखिए, लोकसभा का तो बड़ा क्लियर सा है, संविधान बचाओ, प्रजातंत्र बचाओ। आज इस भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रजातंत्र को बड़ा खतरा है। आपने देखा होगा कि मेयर का चुनाव जो चंडीगढ़ का इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे, उनको हराने के लिए बैलेट पेपर ही बदल दिए। आपने देखा होगा सूरत के अंदर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का कैंडिडेचर कैंसिल करने के लिए उसके प्रपोजलों को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि जबरदस्ती कैंडिडेचर कैंसिल करवा रहे हैं, जबरदस्ती चुनाव जीत रहे हैं। तो और गुरुग्राम लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने बुधवार को नूंह जिले की पुन्हावा विधानसभा के पिनगवा कस्बे सहित दर्जनों गांव में मतदाताओं से वोट की अपील की है। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह का पिनगवा कस्बे सहित अलग अलग गांव में फूलमालाओं के अलावा पगड़ी बांधकर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पिनगवा कस्बे में सरपंच मनोज कुमार ने कार्यक्रम का आयोजन किया। तो वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 2009 में गुरुग्राम लोकसभा सीट से लगातार जीत रहा हूं। आपके बीच मैं अंदर आया हूं, आपके हमसफर के तौर पर आया हूं। मैंने अपने पावर का इस्तेमाल लोगों के लिए किया है। जीतने के लिए लड़ाती है, कोई हराने की तो लड़ाता नहीं है। तो उम्मीद तो सभी कर रहे हैं, मैं भी उम्मीद कर रहा हूं, पर मैं उम्मीद केवल जीतने की नहीं कर रहा। मैं उम्मीद यह कर रहा हूं कि पिछली बार जो मेरे को वोट मिली थी उससे कहीं ज्यादा वोट मिलकर के और मैं रिकॉर्ड कायम करूंगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। और जिस तरह से मुझे सहयोग मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रिकॉर्ड टूटेगा। आपकी पूरी लोकसभा में कहीं नरेंद्र मोदी जी की या किसी बड़े नेता की कोई जनसभा का कोई कार्यक्रम बन रहा है? नहीं, हमारे मोदी जी के 2 कार्यक्रम हो चुके। रिवाड़ी के अंदर एम्स का शिलान्यास उन्होंने आज से 1.5-2 महीना पहले रखा था, तो माजरा गए थे रिवाड़ी जिले के। बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ और कर्मचारी मुद्दों को लेकर के स्थानीय संस्कृत महाविद्यालय में ब्लॉक प्रधान रोहतास शर्मा की अध्यक्षता में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ब्लॉक स्तरीय कन्वेंशन आयोजित की गई। कन्वेंशन का संचालन सचिव योगेंद्र माजरा ने किया, जिसमें तमाम विभागों के कर्मचारी और पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान राज्य प्रधान धर्मवीर फोगाट ने कहा कि पिछले 10 सालों में सरकार ने कर्मचारी हित में कोई नीति नहीं बनाई, बल्कि कर्मचारियों के मुद्दे पर विचार तक नहीं किया। साथ ही बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और विभागों को निजीकरण के नाम पर सिकोड़ा जा रहा है। वहीं जिला प्रधान सुरेंद्र यादव ने कहा कि कर्मचारियों को ही भी अपने प्रदेश का हिस्सा मानते हुए उनके मुद्दों को ध्यान देना चाहिए। वो लगभग 10 साल से हमारे कर्मचारी ऑन रोड है। इस सरकार से हर यूनियन ने, हर महकमे ने बात की है, अपने अपने मंत्रियों से, अपने अपने विभाग के सीनियर साथियों से, तो उसमें निकला क्या? कुछ भी नहीं। आज कर्मचारियों में बहुत रोष है, और रोष है इसलिए हरियाणा में ही रोष नहीं है, पूरे देश में रोष है, और रोष स्वरूप आपने देखा होगा कि पूरी राजनीतिक पार्टी भी एक होकर के इंडिया गठबंधन का रूप ले लिया है।
उसी इंडिया गठबंधन का रूप के अंदर हम कर्मचारियों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जो बीजेपी को हराएगा इंडिया गठबंधन उस प्रत्याशी को हम वोट देंगे। ये मोटिवाई हम कर्मचारियों को कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में कन्वेंशन कर्मचारियों की कर रहा है। बीजेपी सरकार के पिछले 10 साल के शासनकाल में, जिसको डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, उसमें कर्मचारी मांगों को लेकर, मुद्दों को लेकर अभी कोई डिमांड नहीं की गई, ना मांग मानी गई। 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार ने गठित करने से मना कर दिया, पुरानी पेंशन को लागू करने से मना कर दिया, और कर्मचारी मुद्दों पे सरकार बात नहीं कर रही है। और श्रम कानूनों को खत्म करके 4 कानून लेबर एक्ट बना दिए, जो कि पूंजीपतियों के हक के हैं, पूंजीपतियों के दबाव में बनाए गए। हिसार लुधियाना के बीच में पैसेंजर ट्रेनों के पिछले 20 दिनों से बंद होने के कारण जहां यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं जाखल हिसार रेल मार्ग पर यात्री ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह से बंद होने से यात्रियों को बस या अन्य निजी वाहनों से महंगा सफर करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जाखल से हिसार के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध न होने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि 17 अप्रैल से शंभू रेलवे स्टेशन पर किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर दिल्ली अमृतसर वाया अंबाला रेलवे ट्रैक पर पूरी तरह जाम किया गया है, जिसके चलते अंबाला रेल मंडल के अंतर्गत चलने वाली अधिकतर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद है। लगातार अलग अलग स्थानों से चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। बीती रात बावल में भी चोरों ने आतंक मचाया। जानकारी के मुताबिक कार में सवार होकर आए 4-5 लोगों ने बावल के हसनपुरा मोहल्ला और खटला बाजार के आसपास चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। एक जगह चोर पिकअप गाड़ी चोरी करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मालिक की आंख खुल गई और चोर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद से चोर दूसरे स्थान पर पहुंचे और वहां पर पिकअप गाड़ी का लॉक तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल सभी घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कल रात को डेली की तरह मैं कटले बाजार में कल शाम को गाड़ी खड़ी करके गया और रात को 9 बजे 10 बजे तक संभाल के फिर सो गया। सुबह 6 बजे कोई जानकार बाजार के आदमी से फोन गया, भाई तेरी गाड़ी ऐसे ऐसे यहाँ खड़ी है, डैमेज खड़ी है। तो मैंने सुबह भग के आया, देखा तो जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ से 200 मीटर पे वो गाड़ी खड़ी थी और सारा बोनट टूटा पड़ा है, शीशे खुले पड़े हैं। जिस गाड़ी में एलईडी लग रही थी वो एलईडी चोरी होगी और वो गाड़ी में डैमेज होने के कारण ना वहाँ वहीं खड़ी है। एक पिकअप गाड़ी घर के बाहर खड़ी रहती है रात में, और रात को कुछ गुंडा तत्व थे या पता नहीं कोई बाहर के लोग थे, क्या था, एक उसमें मारुति वीडीआई गाड़ी में उन्होंने पहले तो ड्राइवर साइड का लॉक तोड़ा, लॉक नहीं टूटा तो कंडक्टर साइड का शीशा तोड़ के और वो गाड़ी चोरी करने के प्रयास में थे। इतने में मेरी जाग होगी, मैं बाहर आया, आवाज मारी तो भाग गए। तो सर किस तरह के लग रहे थे, कहाँ गए? फिर कोई कुछ अंधेरा था, कुछ ज्यादा पहचान में नहीं है, बाहर के ही लोग थे। तो कहीं आसपास सीसी कैमरे लगे उसमें नजर आ रहा है? सीसीटीवी कैमरे में देखा है पर चेहरा साफ नहीं आ रहा। मैंने सुबह 6 बजे अपना कैमरा चला के देखा था ऑनलाइन, तो उसमें गाड़ी थी नहीं। फिर मैंने भाई के पास फोन करा तो बोला मैं बणीपुर चौक गया हूँ। मैंने उसको बोला भाई गाड़ी नहीं है, कौन ले गया? फिर मैंने ड्राइवर के पास फोन करा, ड्राइवर ने बोला मैं तो अपने घर सोया हुआ हूँ। फिर मैंने रिवर्स करके देखा तो 1:40 के आसपास गाड़ी यहाँ से चोरी होती जा रही। तो भाई साहब कौन सी गाड़ी थी और ये कहाँ से? पिकअप गाड़ी है, दिल्ली नंबर है DL1L X 8041। तो आपने सीसी कैमरे देखे, उसमें कोई दिखाई दे रहा है क्या? उसमें एक थोड़ा साफा वगैरह बंद है, एक बंदा है ग्रे कलर की शर्ट पहने हुए। हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।